चलिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका है। उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? और यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, चिकनकारी। ठीक है, चिकनकारी। यहाँ पर याद रखिए, चिकनकारी ये मुर्गा वाली तंदूरी चिकन नहीं है, ठीक है ना। चिकनकारी एक कढ़ाई शैली है, ये आपके मुगल काल से शुरू हुई थी, ये आपकी वर्तमान में लखनऊ की पहचान बन चुकी है आपकी चिकनकारी। समझ में आ गया ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि BHU किस शहर में स्थित है? BHU किस शहर में स्थित है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका डी नंबर, वाराणसी में। ठीक है, और इसकी स्थापना कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी स्थापना किसने करवाया था, तो आपकी 1916 में। ठीक है, 1916 में आपके मदन मोहन मालवीय द्वारा आपकी की गई थी। ठीक है, और इस विद्यालय को कह सकते हैं कि राष्ट्रीय महत्व का स्थान भी प्राप्त है, राष्ट्रीय महत्व का संस्था कह सकते हैं, इसे दर्जा प्राप्त है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश के उदाहरण है, रामलीला और रासलीला। रामलीला क्या है और रासलीला क्या है? यहाँ पर क्या है? 58 का जवाब। तो याद रखिए, रामलीला जो है वो आपकी लोक नाटक है और रासलीला एक नृत्य शैली है। 58 का ऑप्शन आपको यहाँ पर बी भरा जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान स्थान पर है? देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, जो कि यहाँ पर सही जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आपके पहले स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर हर प्रकार की जीके आपको होगी, और यहाँ पर मुरादाबाद बिल्कुल सही है, और यहाँ पर मुरादाबाद के लोग पढ़ते भी हैं। और 60 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आपकी धातु की कलाकृतियों के लिए। 60 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, और ये पीतल हस्तशिल्प के निर्यात के लिए भी आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, रामगंगा नदी के तट पर आपका स्थित मुरादाबाद पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? चलिए, 61 का जवाब देना यहाँ पर आ रहे हैं, और 61 का ऑप्शन यहाँ पर जवाब हो जाएगा, ये आपकी है मथुरा में। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? आपका 61 का बी हो जाएगा, आपके मथुरा में स्थित है, और यह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा आपकी संचालित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? 1917 में, और ये जो आपका शुरू किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, हमने बताया कि इसकी स्थापना 1916 में आपकी हुई थी। ठीक है, और सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ ही अपने प्रथम घटक के रूप में 1917 से आपका शुरू कर दिया गया था। ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुयायी कौन से आपके हैं? तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसी धर्म के। ठीक है, पारसी धर्म के हैं। देखो, सबसे ज्यादा हिंदू है, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध, फिर आपके पारसी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है यहाँ पर, तो जवाब यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, आपका संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। देखो, सबसे ज्यादा आपकी हिंदी, फिर भोजपुरी, फिर उर्दू, फिर आपकी संस्कृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? साथियों, यहाँ पर नहीं शब्द है, जो पता लगा आप लोग उत्तर प्रदेश नाम सुने और इसके बाद गेहूं में लगा दिया, यहाँ पर दिया है नहीं, है ना। तो 65 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, कपास। ठीक है, कपास ये व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उगाई ही ना जाए, उगाई जाती है, लेकिन व्यापक रूप दे दिया गया है। और मुख्य रूप से कपास कहाँ उगाया जाता है? तो आपके गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, और इसी के लिए कह सकते हैं मिट्टी उपयुक्त भी होती है, जो महाराष्ट्र है, काली मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? नेताजी, जो कि सबको आना चाहिए जवाब। और 66 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। और वहीं पर अगर पूछा जाए मोहम्मद अली जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता था कायदे आजम। क्या बोलते थे? कायदे आजम। और महात्मा गांधी को तो आपको पता है राष्ट्रपिता के नाम से जानते थे, है ना। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन और भगत सिंह, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और वो क्रांतिकारी नेता नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? यहाँ पर 68 का जवाब क्या होगा? 68 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर। ठीक है, कौन? तो जो अकबर है, इनको जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से जाना जाता था, और इनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1542 को हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि खगोलविद बराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों, सभी लोग जवाब दीजिए यहाँ पर कि खगोलविद बराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? और जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर 69 का ए नंबर, आपका विक्रमादित्य। अब यहाँ पर अगर आपको ये नहीं पता है कि विक्रमादित्य किसे कहा जाता है, तो आप गलती कर सकते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? आप लोग वीडियो ने शेयर नहीं करते हो, शेयर के ऑप्शन बिल्कुल से कह सकते हैं, शेयर हमारे में बिल्कुल कम आ रहे हैं, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं,
इतने लोग जुड़ जाते हैं तो शेयर भी कर दिया करिए। बाद में अगर आप देखते हैं ऑफलाइन तो भी शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप लाभ ले रहे हैं फ्री में और आपको अच्छा लग रहा है तो आपको शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर दीजिए तो ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों के रूप में कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है। यहाँ पर आपने आंदोलन का नाम सुना था जिसमें से कहा गया था कि भारतीय लोग जो कपड़े पहनेंगे सिर्फ निर्मित, खुद से निर्मित ही पहनेंगे। ये एक आंदोलन हुआ था जिसमें से विदेशी कपड़ों को जलाया भी गया था। तो यहाँ पर ये आंदोलन है आपका कौन सा, तो आपका कह सकते हैं कि ये स्वदेशी। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा 71 का आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी और इस आंदोलन में विदेशी सामान, कपड़े, स्कूल, इन सब का बहिष्कार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था, चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, सिपाही विद्रोह को रहता है आपकी 1857 को। ठीक है, 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, चलिए साथियों जवाब दीजिए। इतनी क्लास लेते हैं फिर भी हमारे अंदर इतनी एनर्जी रहती है, और आप लोग कमेंट भी फास्ट करते रहिए। ठीक है, लाइक भी करते रहिए, हमें एनर्जी और मिलती रहेगी। तो यहाँ पर रेगिस्तान 73 का जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, आपका सहारा रेगिस्तान। ठीक है, सहारा रेगिस्तान है और ये विश्व का विशाल गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, और सहारा रेगिस्तान जो है कि बहुत दूर तक विस्तार है इसका। ठीक है, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली और नाइजीर, सूडान, ढेरों जगह आपकी यहाँ पर है। ठीक है, और अगर भारत की बात कर दे तो भारत में आपका कौन है, थार। ठीक है, भारत में कौन सा है, थार। वहीं पर गोबी मरुस्थल जो आपका ये चीन और मंगोलिया में है। ठीक है, चीन और मंगोलिया में। और मोजाबे जो आपका पड़ता है ये दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित आपका रेगिस्तान है। ठीक है, इस प्रकार से चारों रेगिस्तान की लोकेशन आपको पता चल गई। और अगला क्वेश्चन है, दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर स्थित है। ऐसा कौन सा दर्रा है जो तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर स्थित है। और हमने आपको बताया भी था इस प्रश्न को कई बार। यहाँ पर नाथुला दर्रा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नाथुला दर्रा है। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है। यहाँ पर जवाब पूछा गया है कि बांध जो आपके सबसे ज्यादा कहाँ पर है, 75 नंबर। और यहाँ पर जवाब आपका सही हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में 1800 से ज्यादा आपके बांध हैं, जो कि देखा जाए भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। ठीक है ना, और दूसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका गुजरात। ठीक है, इस प्रकार से आते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेटल शामिल हो उसे क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी का कठोर बाहरी भाग हो जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेटल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 76 का जवाब क्या हो जाएगा, 76 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, स्थल मंडल कहते हैं, बी हो जाएगा। अगला है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है, 77 का जवाब देना है। और काराकोरम श्रेणी यहाँ पर देखिए जो आपका कह सकते हैं हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत में आपने इस प्रकार देखा होगा, तो यहाँ पर ये जो आपकी जगह होती है यही आपकी श्रृंखला है, आपकी काराकोरम पर्वत श्रृंखला। और यहीं पर एक आपकी है चोटी जो आपकी K2 है। ठीक है, K2 है, ये आपकी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 77 का आपका कौन सा, आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और कह सकते हैं कि जो ये है यहाँ से तो थोड़ा सा ये गुलाम कश्मीर में आपका चला गया है, अर्थात गुलाम कह सकते हैं ना, बोलते हैं गुलाम कश्मीर है, पाकिस्तान के अंडर में है। तो यहाँ पर वर्तमान में देखा जाए तो ये चोटी आपकी जो है वो आपकी पाकिस्तान के अंडर में है। ठीक है, और अगर भारत की पूछ ली जाए कि वर्तमान में, अगर वर्तमान लगा दिया जाए कि भारत की ऊंची चोटी है तो आप K2 को मत लगाइएगा, आपकी कंचनजंगा को लगाना। ठीक है, वर्तमान अगर लगा देता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है। स्वीडन की राजधानी, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा 78 का, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ठीक है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा स्टॉकहोम। ठीक है, और यहाँ पर स्विट्जरलैंड, बर्न, लक्सबर्ग तथा स्पेन की राजधानी मैड्रिड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 79। तो याद रखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 5 वर्ष होता है। ठीक है, 5 वर्ष ही तो होता है, ज्यादा होता है, इतना ही होता है। ठीक है, चलो, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। अगर कोई नया राज्य आपको गठन करना है तो ये किस अनुसूची के साथ हम लोग संशोधन करेंगे। तो याद रखिए आपकी प्रथम अनुसूची है। ठीक है, आशिक ऑप्शन बी हो जाएगा, आपकी प्रथम अनुसूची में है। और आपको पता है कि भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा बी। और अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है। यहाँ पर बोला है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का, अगर आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि न्यायाधीश बनना है तो आपको हाई कोर्ट में कितने वर्षों तक आपके जज के पद पर रहना आवश्यक है। तो यहाँ पर 82 का ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका बी नंबर 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष वो अगर हाई कोर्ट में जज रहा हो तो वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। या कह सकते हैं कि 10 वर्ष अगर वो वकील रहा हो, है ना, 10 आपके दिमाग में आ रहा हो ना, 10 होता है वो जो वकील होता है, लेकिन 5 वर्ष अगर जज रहा हो तो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है, 83 का जवाब देना है। और यहाँ पर 83 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय।
अगला क्वेश्चन है कि किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यासे बाबा साहेब कहा जाता था? 84 का ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर अंबेडकर जी को। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत की आबादी की औसत आयु सीमा क्या है? भारत की आबादी की औसत आयु सीमा क्या है? तो यहाँ पर 85 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर 25 से 30 साल। ठीक है, 25 से 30 साल, अर्थात यहाँ पर युवा जो वर्ग है आपका काफी ज्यादा है। ठीक है, हाँ, अगर क्वेश्चन ये पूछे आपसे कि भारत में विवाह की औसत आयु क्या है, विवाह की औसत आयु भारत में, तब क्या बताएंगे? तब 18 वर्ष मत बताइएगा। ठीक है, अगर औसत लगा देता है तो औसत आपके भारत में है 22.8 वर्ष, मतलब 22 वर्ष और 8 माह में मैक्सिमम शादियां हो रही हैं। ठीक है, इतने उम्र में ये आपका औसत है। चलिए अगला है कि 2017 में दर्ज भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या है? यहाँ पर 2017 में जो शहरीकरण की स्थिति आपकी थी, तो इतना परसेंटेज जो इसका था वो था आपका 30 से आपका 35%। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 87 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका डी नंबर 1969 में किया गया था। ठीक है, इसमें से 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार अर्थात NAM क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? 95 का जवाब, और यहाँ पर 95 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर कि कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? यहाँ पर 5 वस्तुएं ऐसी जिनमें निर्यात होता है, इसमें से 2 आपकी कृषि उत्पाद हैं जिनका निर्यात किया जाता है। तो ये आपका चावल और चीनी। ठीक है, चावल और चीनी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। तो यहाँ पर आपका 97 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आपका 45 से आपके 55%। ठीक है, भारत की जनसंख्या के 45 से 55% जो कृषि के क्षेत्र पर आपका निर्भर है, जबकि देखा जाए तो GDP में इसका योगदान सिर्फ 15% ही है। ठीक है, और पहले जो हुआ करता था तो लगभग 70% लोग हुआ करते थे जो कृषि में थे, लेकिन धीरे धीरे अपना देश भी डेवलप कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी बसंत में कटाई की जाती है कहलाती हैं। अर्थात सर्दियों में उगा ली जाएँ और बसंत में काट ली जाए, अर्थात वही आपके फरवरी मार्च में जो काट ली जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं रबी की फसल। ठीक है, रबी की फसल, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? 100 नंबर, और 100 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आपके मणिपुर में। याद रखिएगा, मणिपुर में ये 2018 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? किस रेडियो आइसोटोप अर्थात समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है कैंसर के ट्यूमर के लिए? यहाँ पर 101 ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका ए नंबर कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 60 एक रेडियो समस्थानिक है जिसको कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। कि पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है? पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। चलिए जवाब दीजिए सभी साथी, साथ में मिलकर देंगे जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर याद रखिएगा कि उसके वलयों की संख्या से। ठीक है, देखो वलयों की संख्या से, जो आपके धड़ होता है अर्थात नीचे से जो आपके वलयों की संख्या होती है उसी के अकॉर्डिंग वहां पर कह सकते हैं कि उसके आयु का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि DNA फिंगरप्रिंट्स केंद्र स्थित है। DNA फिंगरप्रिंट्स केंद्र स्थित है। चलिए जवाब दीजिए कहां पर स्थित है? सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा DNA फिंगरप्रिंट्स जो आपका स्थित है आपके हैदराबाद में। कहां पर स्थित है? आपके हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? चलिए यहाँ पर 53 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर वित्तीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात नहीं कर रहा, वित्तीय आपातकाल की बात कह रहा है। तो वित्तीय आपातकाल की जो आपकी है वो आपके अभी तक कभी भी नहीं की गई है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ में आ गया ना? वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद, आपने नाम सुना होगा कि राष्ट्रपति के बनने के लिए लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, किसी भी चीज के बनने के लिए लाभ का पद। तो लाभ के पद का निर्णय जो करता है वो आपका कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। ठीक है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? और देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 55 का सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपकी सबसे ज्यादा आपकी जिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसी पिंड का भार, किसी पिंड का जो भार होता है बताइए वो कहां पर आपका कम या ज्यादा होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देना है जवाब। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, ध्रुवों पर आपका सर्वाधिक होता है। ठीक है, याद रखिए किसी पिंड का भार जो होता है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। देखिए ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से आपकी जो रेखा जाती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। और यहाँ पर जो बिल्कुल सेंट्रल पे होता है भार आपका नहीं होता है। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे आपका भार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि धान के खेत में निकलने वाली गैस, धान के खेत में निकलने वाली गैस बताइए, धान के खेत में निकलने वाली जो आपकी गैस होती है वो आपकी कौन सी होती है? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मीथेन गैस। लगभग 75% देखते हैं कि जो आपकी मीथेन गैस आपकी गोबर गैस में निकलती है ना। तो यहाँ पर धान के खेत में जो आपकी निकलती है वो आपकी कौन सी आपकी गैस? तो आपकी मीथेन गैस होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, यहाँ पर किसके शिष्य थे आपके ये? तो यहाँ पर 58 का जवाब सही बताइए। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, बाबा फरीद के। ठीक है, याद रखिएगा बाबा फरीद के थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? 59 का जवाब देना है। और जितने लोग यहाँ पर नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो भी लाइक कर दिए, अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दिया करिए। तो यहाँ पर 59 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि आपकी मदरसा जो प्रथम मदरसा था आपकी कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि फारसी और अरबी के अध्ययन के लिए कलकत्ता में मदरसा आपका बनाया गया था। ठीक है, 1781 में वारेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? चलिए यहाँ पर कार्बेट नेशनल पार्क बिल्कुल जवाब सही आ रहे हैं। यह आपके उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है, रामगढ़ शहर के पास में। ठीक है, रामनगर शहर के पास में, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो शहर है ये भारत के राज्य गुजरात के पास आपका स्थित है, अर्थात यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर, गुजरात। ठीक है, गुजरात में। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? अणु परमाणु कण नहीं है, चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये तो होंगे, लेकिन ड्यूट्रॉन ये अणु परमाणु कण आपका नहीं है। ठीक है, चलिए ये जो आपके होते हैं ये स्थायी होते हैं। ठीक है, ये तीन जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा 63 का। तो याद रखिए लैक्टोज के कारण। ठीक है, लैक्टोज के कारण दूध में जो क्या होती है मिठास आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? अर्थात कि जो सुअर होते हैं इनको मानव बस्ती से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इनसे एक बीमारी फैलती है, और ये बीमारी जो आपकी फैलती है आपकी कौन सी? ये होती है जापानी इंसेफ्लाइटिस। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, जापानी इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताइए। हमने आपको सब पढ़ा दिया है, जो जरूरी है हमने आपको बताया कि जो जरूरी होता है हम आपको पढ़ा देते हैं। इसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर में आपको बराबर साथ देना चाहिए। फटाफट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, शुक्र। ठीक है, कौन? शुक्र एक सर्वाधिक चमकीला ग्रह है और इसे भोर का तारा या सांझ का तारा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और कह सकते हैं इस ग्रह पर दिन और रात का तापमान लगभग एक समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, केसर की खेती बताइए कहाँ पर होती है? तो यहाँ पर 66 का जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, केसर की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो आपकी कश्मीर में होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कश्मीर राज्य में होती है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा, तो शायद हमारे एक वीडियो में हमने शायद हमसे गलती हो गई थी, है ना। और इसका जवाब आपका सी हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचमी हुई थी और हमसे थोड़ी गलती हो गई थी, तो माफ करिएगा। यहाँ पर आपका सी नंबर पंचम पंचवर्षीय योजना, यहाँ पर आपकी गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया। ऐसे याद रखना कि जैसे आपकी उंगली में मतलब आपके हाथ में कितनी उंगली है? 5, है ना। अगर इन 5 उंगली का प्रयोग किया जाए तो आप कोई से कोई काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि गरीबी उन्मूलन जो आपका नारा पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मन स्मृति मुख्यता संबंधित है, मन स्मृति मुख्यता संबंधित है। चलिए 68 का जवाब। तो यहाँ पर 68 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, समाज व्यवस्था से। ठीक है, मन स्मृति जो आपकी है ये आपकी समाज व्यवस्था से संबंधित है, और यहाँ पर कह सकते हैं राज्य कार्य पद्धति से संबंधित बातों का विवरण इसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? चलिए किसने लिखी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए ये आपके 1917 में इनको चुना गया था इस पद के लिए, जो कि आपकी है एनी बेसेंट। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? याद रखिए सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात,
तो ये आपके है जौनपुर में, ठीक है। कहाँ पर है आपके, तो आपके जौनपुर में है, याद रखिएगा, ठीक है। जौनपुर में आपका 1024 है, फिर आपके आजमगढ़ में जो कि आपका 1019 है, फिर आपके देवरिया में है 1017, ठीक है, फिर प्रतापगढ़ में 998। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। हमने सब पढ़ाया है आपको। यहाँ पर दोनों सदनों को संयुक्त रूप से अगर बुलाने का काम करते हैं तो यहाँ पर कौन, तो आपके ये राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। चलिए, बिल्कुल पढ़ा लिखा टेस्ट पेपर लग रहा है, इसके पहले भी शायद आपने इस टेस्ट पेपर को लगा चुके हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पर 73 का ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ कह सकते हैं आपके साहित्य के लिए आपका दिए जाने वाला आपका सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, 22 भाषाओं में आपका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर का आप प्रयोग देखते हैं कि इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है कि एसी वोल्टेज का अपचयन या उपचयन करने के लिए, ठीक है, एसी वोल्टेज को अपचयन या उपचयन करने के लिए, ठीक है, उच्च और निम्न के लिए, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो आपका दिया गया है, यह आपके किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार ये कह सकते हैं मौलिक अधिकार। हमने आपको पढ़ाया था कि जो अनुच्छेद जो संशोधन हुआ था आपका 86वां संशोधन, तो उसके तहत 6 से 14 बच्चों को उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 21 में आपको हमने बताया था, अनुच्छेद 21 के काम में बताया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडल में ओजोन परत है। वायुमंडल में जो ओजोन परत होती है ये क्या करती है, क्या करती है भाई, तो ये क्या करती है कि पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया, अर्थात जो सोयाबीन होती है उसकी जड़ों में यहाँ पर नाइट्रोजन जो स्थित होता है, नाइट्रोजन, ये जो आपका जिम्मेदार बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया होता है आपका कौन, तो राइजोबियम जैपोनिकम। राइजोबियम जैपोनिकम ऑप्शन आपका 77 का बी सही हो जाएगा, ठीक है। सोयाबीन की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जो आपके जीवाणु हैं ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। और भी होते हैं जैसे मटर, चना, अरहर आदि के जड़ों में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन या प्राकलन किया जाता है वो आपकी किस संस्था के द्वारा। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका सही जवाब 78 का हो जाएगा आपका बी नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। चलिए साथियों, सही जवाब आ रहा है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विष्णुगुप्त, ठीक है। चाणक्य कह सकते हैं कि कौटिल्य बचपन नाम, देखो कौटिल्य भी था, ठीक है, कौटिल्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। इन्हें चाणक्य के नाम से भी जानते थे और इन्होंने मौर्य साम्राज्य में स्थापना में चाणक्य का ही महत्वपूर्ण आपका योगदान था। इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र जो कि राजनीति शास्त्र या लोक प्रशासन से आपकी संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के यहाँ संस्थापक बताना है। चलिए साथियों, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 80 का ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे आपके, गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने 1905 में मुंबई में इसकी स्थापना किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज का संस्थापक था। सत्य शोधक समाज का संस्थापक, चलिए साथियों जवाब दीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर सत्य शोधक समाज की जो स्थापना किए थे ये आपके थे ज्योतिबा फुले, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा ज्योतिबा फुले, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान। आप लोग देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर में जो फ्रिज होती है उसमें से अगर कुछ रख देते हैं तो खराब नहीं होती है जल्दी, ऐसा क्यों है, क्या कारण होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं उसका एक टेम्परेचर होता है, अगर उतना टेम्परेचर करते हैं तो आपका कह सकते हैं कि वो खाना या खाद्य पदार्थ आपका खराब नहीं होगा। या आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है इतने में खाना आपका खराब नहीं होता है, ठीक है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है साथियों, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका हो जाएगा सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। सुंदरवन का डेल्टा है, ये भारत तथा बांग्लादेश में स्थित है, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में सुंदरी पेड़ मिलते हैं, ठीक है, जिसके आधार पर यहाँ का नाम क्या रखा गया है, सुंदरवन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है। मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है। चलिए साथियों, यहाँ पर 84 का जवाब क्या होगा, तो इंसुलिन का कार्य होता है शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, ठीक है। शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना ये कार्य होता है, ठीक है। और इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्न्याशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 85 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा आपके पुणे में है, ठीक है। कहाँ पर है, आपके पुणे में है, या आपका स्वदेशी कंप्यूटर आपकी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सौर मंडल में क्षुब्ध ग्रह अर्थात जो एस्टेरॉयड होते हैं ये छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। बताइए साथियों, जो एस्टेरॉयड होते हैं ये किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। चलिए जवाब आ रहे हैं और हमने आपको बताया भी था
कि ये जो आपके होते हैं कहाँ पर, सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका मंगल और बृहस्पति, बी नंबर आपका हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं आपके कौन। सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 87 का ए नंबर। ठीक है, 87 का ए नंबर आपका हो जाएगा पतंजलि। ठीक है, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, बताइए भाई। तो यहाँ पर आपका 88 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 3 प्रकार के हैं। ठीक है, 3 प्रकार के हैं, राजकीय आपातकाल, और अगला है राजकीय संवैधानिक आपातकाल, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अर्थात जो बीच वाला हमने बताया राजकीय आपातकाल, उसको हम लोग राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। अगला है कि ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है, सभी का सही जवाब होना चाहिए। और 89 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है। चलिए, सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना जो आपका है वो आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा ये आपका है कुंचिकल। ठीक है, किसका जवाब क्या लगाएंगे, कुंचिकल लगाएंगे। ठीक है, कुंचिकल जो कि आप कह सकते हैं कि ये भी कर्नाटक में है। ठीक है, पहले आपने सुना होगा जोग, लेकिन वर्तमान में आप किसको लगाएंगे, कुंचिकल को लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी बताइए कौन सा आपका है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 91 का सी नंबर, ये आपका है किलामू। ठीक है, कौन सा आपका है, ये किलामू है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है। ये भी क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है, और ये सबसे सुरक्षित आपका स्तंभ है, और यह कहाँ पर स्थित है। 92 का जवाब आपका ए हो जाएगा लौरिया, जो कि नंदनगढ़ में है। ठीक है, नंदनगढ़। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो 93 में देखिए जो कजरी है, या कि कह सकते उत्तर प्रदेश का है, ये तो आप सबको पता होगा, है ना। और बिरहा, बिरहा आपका दिया गया है आपके कानपुर में, तो बिरहा आपके कानपुर में नहीं है, यह आपके पूर्वांचल में है। ठीक है, पूर्वांचल में आपका ये संगीत होता है, होली ब्रज में, नौटंकी हाथरस में। बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त का वर्ग हो। यहाँ पर बताना है कि अगर किसी भी व्यक्ति का रक्त ए बी है, रक्त वर्ग, वो कैसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। 94, तो ए बी रक्त वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को दान कर सकता है जिसका रक्त वर्ग का हो, तो ए बी है तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर मीथेन बताना है कि जो मीथेन है वो आपके कह सकते हैं वायुमंडल में उपस्थित है, किसके वायुमंडल में, तो ये आपका है मंगल ग्रह। ठीक है, याद रखिए मंगल ग्रह में आपकी मीथेन गैस आपकी उपस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया। पंचायतों और नगरपालिकाओं में, पंचायतों और नगरपालिकाओं में। 96 का जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा 1993। ठीक है, 1993 संशोधन आपका किया गया था। ठीक है, 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज आपकी उनको जोड़ा गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में स्पार्क योजना का वेब पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। चलिए साथियों, यहाँ पर दिया है स्पार्क योजना, 97 नंबर, और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में शुरू की गई ऑनलाइन निगरानी प्रणाली का संबंध किससे है। ऑनलाइन निगरानी प्रणाली का जो संबंध है वो आपकी किससे है, तो याद रखिएगा ये आपके है संसद से। ठीक है, केंद्रीय संसदीय मामले जो आपके हैं वो आपके इसमें हैं, और ये आपकी अभी नहीं 2018 में आप कि 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है। चलिए साथियों जवाब दीजिए, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है। जवाब सही क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर जवाब आ चुके हैं काफी बच्चों के, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए 1 लीटर पानी या किसी भी पानी में कैलोरी नहीं होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पानी में कैलोरी की मात्रा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवर्षिकी को संबोधित करता है। जो आपकी शताब्दी गाड़ी है, ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस नाम सुने, बहुत ही गाड़ियां हैं, तो शताब्दी एक्सप्रेस जो रखा गया है इसका नाम किसके जन्म के हिसाब से रखा गया है, तो शतवर्षिकी को संबोधित करती है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यहां पर याद रखिए पहली शताब्दी एक्सप्रेस कब चली थी, तो 1988 में दिल्ली से झांसी तक चलाई गई थी। ठीक है, कब चलाई गई थी, 1988 में दिल्ली से झांसी तक पहली शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहां है। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहां है, चलिए इसका जवाब दीजिए, सभी साथी जवाब देंगे यहां पर, और यहां पर जवाब बिल्कुल सही है ऑप्शन, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय आपके कहां पर है, तो आपके संघाई में है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ब्रिक्स मतलब होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि नाम से जाना जाता है, और इसके जो सदस्य देश हैं वो आपके कौन है, ब्राजील, फिर आपका हो जाएगा रूस,
फिर आपका हो जाएगा इंडिया, फिर इसके बाद चीन, फिर इसके बाद आपका दक्षिण अफ्रीका है। मुख्यालय कहाँ पर है? संघाई। संघाई कहाँ पड़ता है? संघाई कहाँ पड़ता है? तो आपकी चीन में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? चलिए, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब देना है यहाँ पर, और जवाब आ रहे हैं, रुक रुक कर जवाब आ रहे हैं। चलिए, इसका जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट बी हो जाएगा 14 जनवरी 1965 को। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को हुई थी। ठीक है, और अगर बात करें इसकी मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय आपके चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि मिलान करना है। क्या आपसे कह रहा है कि विश्व डाक दिवस, बताइए भाई विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिए, विश्व डाक दिवस मनाते हैं 9 अक्टूबर को। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को, जो कि एक बिल्कुल क्रम में है। मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को, और राष्ट्रीय युवा दिवस आपके 12 जनवरी को। ये इसका क्रम बनेगा, और इस क्रम के अनुसार आपका जवाब 3241 हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? भूरी क्रांति, और भूरी क्रांति जो कि आपके उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि करता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, और श्वेत क्रांति का संबंध क्या होता है भाई? श्वेत क्रांति आपने नाम सुना होगा, श्वेत क्रांति का, तो दूध या डेयरी से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। चलिए, वृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? वृहत सांची स्तूप, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, है ना, अशोक ने करवाया था। और इसका निर्माण जो 300 BC में हुआ था, 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था, है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपके मौर्य काल। ठीक है, मौर्य काल में हुआ था। और सांची स्तूप पड़ता कहाँ पर है? तो सांची स्तूप का निर्माण आपके कह सकते हैं मतलब इसका जो है कहाँ पर, तो ये मध्य प्रदेश में है, भोपाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सबका सही जवाब आना चाहिए इसमें, और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, सटीक जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देख सकते हैं कहलाता है, अर्थात सूर्य का वह प्रकाश जिसे हम देख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिए, उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, या इसे फोटोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं और सही भी है, और सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका डी नंबर, सोन नदी। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं। और याद रखिएगा कि गंगा में मिलने वाली ये आपकी नदी है जो कि दक्षिण से होकर उत्तर की ओर जाती है। ठीक है, और इसका निर्माण जो आपके अमरकंटक से आपको तो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया, हमेशा पूछा जाता है, ये बांसुरी वादक हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लोकनाथ में हुआ था। कहाँ पर? लोकनाथ, जो कि आपके प्रयागराज या इलाहाबाद में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, या किसका कथन है? पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ये जो कथन है ये कथन है आपके जेबी से। ठीक है, जेबी से, अपनी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? चलिए जवाब दीजिए, और नागार्जुन यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर डी नंबर, एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय में से एक संप्रदाय महायान की स्थापना इन्होंने ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया? बताइए भाई, कौन सा एशियाई देश है जिसने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? और ये जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाल ने। ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय गान था कि हम सैकड़ों फूल हैं, जय जय नेपाल, है ना, जिसकी 2007 में घोषणा हुई, और गीत बोल प्रदीप कुमार राय के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं नेपाल ने बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ये क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में आ रहा है इस समय, सब कोई पढ़ा भी रहा है। और 66 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 66 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अजमेर। ठीक है, अजमेर के किले में मिला था। अब बच्चे यहाँ पर डेट याद रखिएगा कि 1608 ईस्वी में जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था, और कैप्टन हॉकिंस जो कि राज दरबार आगरा में मिला था। दोनों पॉइंट पूछा है कि थॉमस रो अगर बात करें तो ये अजमेर किले में मिला था, और अगर बात करें कि कैप्टन हॉकिंस तो कैप्टन हॉकिंस आगरा में मिला था। ठीक है, चलिए, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वैसे पहला स्थान जो आपका है वो आपका कजाकिस्तान का है। ठीक है, और यहीं पर कह सकते हैं कि ये आपके अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? यमुना से नहीं मिलती है। चलिए साथियों, इसका जवाब दीजिए। और यमुना से नहीं मिलने वाली आपकी नदी है जो कि ऑप्शन राइट आपकी बी नंबर, सोन नदी। अभी हमने कहा था कि सोन नदी आपकी गंगा में मिलती है ना, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर आती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? 69। तो जवाब यहाँ पर 69 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। बिल्कुल सही जवाब है, सभी का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा कि गंडक सिंचाई परियोजना बिहार उत्तर प्रदेश की तो है, लेकिन आपकी 1959 के समझौते के अनुसार यहाँ पर नेपाल को भी इसमें से सम्मिलित कर दिया गया था। कुछ परसेंट नेपाल को भी दिया जाता है इस परियोजना का लाभ। ठीक है, तो इसमें से मेन आपको किसको रखना है? इसमें रखना है। ठीक है, चलिए शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक, और शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज। क्या है? क्या है? फ्रक्टोज है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं जैसे एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो माचिस बनाने में किसका प्रयोग करते हैं भाई? यहाँ पर 71 का जवाब देना है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल, जिसका अर्थ है केवल हमने आपको बताया था जब हमने आपको हिस्ट्री बताया था, तो पहला ही क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में था। केवल मतलब क्या होता है? केवल मतलब होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, वही बोला जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना जो किया था किसने किया था? चलिए साथियों जवाब दीजिए, और 73 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बदायूनी ने। ठीक है, बदायूनी, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? और ऐसा लग रहा है कि टेस्ट पेपर ये पहले भी लगाया जा चुका है ना? चलिए कोई बात नहीं, जीएस है, रिवीजन हमेशा करते रहना चाहिए, और हो सके तो मंथली में, एक मंथ में एक बार हर सब्जेक्ट का रिवीजन तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है, तो परेशान मत हो, ये जीएस है और जितनी बार आप रिवीजन कर पाओ उतनी बार करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 74 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, हम्पी में। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपके हम्पी, और हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक। और ये बार बार हमेशा क्यों प्रसिद्ध रहता है? हम्पी क्यों प्रसिद्ध है? तो हम्पी में क्या हुआ था कि हरिहर और बुक्का नाम के दो थे शासक, और इन्होंने ही हम्पी नगर की स्थापना की। अर्थात यहाँ पर विजयनगर नाम सुना है, तो विजयनगर के जो अवशेष मिलते हैं वो आपके हम्पी में मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? यहाँ पर देख सकते हैं 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण है, और ये जो करवाया था किस शासक ने? तो ये राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि मरुद्वीप संबंधित है, मरुद्वीप संबंधित है या आपके किससे संबंधित है? मरुद्वीप। और यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा 76 का ऑप्शन बी, आपके रेगिस्तान से। किससे आपका संबंधित है? तो आपके रेगिस्तान से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सबका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। भारत के उच्चतम अर्थात आपकी सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश आपकी कौन थी यहाँ पर? तो आपका जवाब यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आ चुका है, फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा बीबी हैं। और वहीं पर देखा जाए कि लीला सेठ का नाम सुना होगा, लीला सेठ जो कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, और ये कब मनाते हैं? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 21 मार्च। याद रखिए, विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। अच्छा, 8 मार्च को भी कुछ तो मनाया जाता है ना? 8 मार्च को क्या मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, और 5 जून को तो बताने की बात ही नहीं है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारत की आयोनिका पॉल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं? यहाँ पर पूछा है आयोनिका पॉल। ठीक है, आयोनिका पॉल है, तो आयोनिका पॉल जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। याद रखिए, निशानेबाजी से संबंधित है आपकी है। ठीक है, और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम जो 2014 थे ना, उसमें रजत पदक जीता था। ठीक है, और इस कारण से थोड़ा सा प्रसिद्ध रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? उसी विषय में 2 नोबेल प्राप्त करने वाली यहाँ पर कौन है? 80 नंबर, और 80 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, जॉन बर्डीन। कौन है आपकी? जॉन बर्डीन है। इन्हें 2 बार इनको भौतिकी में, ठीक है, देखो जॉन बर्डीन एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी है और इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी हैं, और इन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1956 में और 1972 में नोबेल पुरस्कार पाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये मैडम क्यूरी मत लगाइएगा, क्योंकि मैडम क्यूरी को भी 2 बार मिला है, लेकिन पहली बार मिला था भौतिक में और दूसरी बार मिला था रसायन में। समझ में आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करने वाला ये आपका है इटली। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये अपडेटेड होते हैं, थोड़ा सा अपडेट आप देख लिया करिए। इस प्रकार के जो होते हैं तो वो एक साल में जो आती है तो उसमें आपको अपडेट दिए होते हैं, और वैसे बुकों में तो होता है 2014 का अपडेट, 2017 का होते हैं, 2020 का अपडेट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, वो नेट में ही मिलेगा, जिसे आप सर्च कर लिया करिए। ठीक है, अगर कहीं आपको कैसे मिलता है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर बताइए। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन, न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कौन सा है? चलिए जवाब दीजिए।
तो यहां पर देख सकते हैं कि जवाब आपका सही हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी अप्सरा। ठीक है, ये भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर था अप्सरा। ये भारत का ही नहीं, ये आपकी एशिया का भी प्रथम था। ठीक है, एशिया का भी था। ठीक है, एशिया का प्रथम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? सबका जवाब आना चाहिए इस प्रश्न का। और बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा 1909 में रचित की गई आपकी पुस्तक है। और देखा जाए तो पूछ लेता है कि हिंद स्वराज किस भाषा में आपकी लिखी गई थी, तो आपकी गुजराती भाषा में रचना की गई थी। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर कब लिखा था ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हिंद स्वराज कब लिखा था। तो जब गांधी जी अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका के समय पानी की जहाज में जा रहे थे, ठीक है, तब लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो देखिए आपकी ये पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है, और अगर यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो आपको बताइए इसके मध्य भाग में ही तो पड़ेगा ना। यहाँ पर कम पड़ेगा, यहाँ पर कम, सबसे ज्यादा यहाँ पर पड़ेंगे, और ये रेखा होती है भूमध्य रेखा। ठीक है, तो भूमध्य रेखा या इसे विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड, और नीदरलैंड में जो आपका द हेग है, द हेग। कभी कभी पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी? तो 3 अप्रैल 1946 को, 3 अप्रैल 1946 को। और ये अध्याय जो आपका आता है तो 70 अनुच्छेद के, हम कह सकते हैं कि ये 70 जो इसमें 5 अध्याय हैं, इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। ठीक है, 15 न्यायाधीश होते हैं, प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। ठीक है, जिनमें से 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। इतनी जानकारी आपको अनिवार्य है इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से, क्योंकि क्वेश्चन यही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है, हमने 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया है। क्या? पहला 1946 में स्थापना हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर 9 साल इनका कार्यकाल होता है, 15 यहाँ पर न्यायाधीश होते हैं, और 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत अवकाश ग्रहण करते हैं, और कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। बस इतने क्वेश्चन यहाँ पर थे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, वियना में। कहां पर है? वियना में है। और इसका मुख्यालय जो आप कह सकते हैं, वियना कहां पड़ता है? आपके ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहे हैं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किस विशेष उत्तरदायित्व को सौंपा था? तो संविधान ने किस विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है, ये पूछा आपसे। और यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब आपका 87 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, आपके उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। प्रश्न है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? चलिए पहले का जवाब यहां पर सभी का आना चाहिए, और जवाब यहां पर सही है। जवाब यहां पर आने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कब? तो जवाब यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी हो जाएगा 1924। ठीक है, 1924 में बने थे। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन जो था वो कौन से नंबर का? तो 40वें नंबर का ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन वो बनता है 1923 वाला, क्योंकि 1923 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था और ये दिल्ली में हुआ था। अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्रीमी लेयर संबंधित है। क्रीमी लेयर संबंधित है, 52 का जवाब दीजिए यहाँ पर। क्रीमी लेयर थोड़ा टफ हो सकता है, और क्रीमी लेयर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित आपका ये शब्द है क्रीमी लेयर। याद रखिए ये शब्द जो कि 1971 में आपके सत्तानाथन आयोग ने दिया था। ठीक है, और इस शब्द का प्रयोग जो होता है वो अन्य जो पिछड़ा वर्ग होता है और अमीर वर्ग और शिक्षित परिवारों के आयोगों ने कह सकते हैं परिवारों के लिए यहाँ पर किया गया था। ठीक है, क्रीमी लेयर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? चलिए भाई इसका जवाब दीजिए यहाँ पर। तो भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ हुआ था 1945 में? साथियों इसका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए, और जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो जरूर लाइक करिए। चलिए 53 का ऑप्शन जवाब आ गया है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, जो आपकी DCM कप है। DCM कप है, तो DCM कप ये आपका 1945 में स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। वहीं पर अगर बात करें जो आपकी संतोष ट्रॉफी है, तो संतोष ट्रॉफी का जो आरंभ हुआ था वो 1941 से। ठीक है, 41 है यहाँ पर, 41। और डूरंड कप जो स्टार्ट हुआ था ये आपका 1888 से। ठीक है, ये आपका हुआ था 1888 से स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री, साथियों साथ में जवाब दीजिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। चलिए यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही आ चुका है, 54 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपके हैदराबाद में है, याद रखिए। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम को फुटबॉल और क्रिकेट के रूप में कह सकते हैं जाना भी जाता है। ठीक है, और ये हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल रक्त दिखाई देने का कारण होता है। लाल रक्त दिखाई देने का कारण होता है 55 का जवाब, और यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा 55 का ऑप्शन राइट।
जवाब बिल्कुल सही आ चुके हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो होता है वो लाल दिखाई देता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो नीले हरे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जल जो कि साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहा जाता है? 56 का जवाब देना है यहाँ पर, और 56 का जवाब बिल्कुल जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा खारा जल। ठीक है, खारा जल ऑप्शन आपका जिसका ए आया है बिल्कुल सही है, खारा जल। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? साथियों यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही आ चुका है, और यहाँ पर जवाब आपका ए हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा हैदराबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अपराध और अपराधी का जिक्र, ये भारतीय पुरातन ग्रंथ है, और अपराध और अपराधी का जो जिक्र मिलता है कहाँ मिलता है? जवाब यहाँ पर साथियों आ चुका है, और कुछ बच्चों का आ भी रहा है, और जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। आपका उपयोग सभी अर्थात अर्थशास्त्र में भी, मनुस्मृति में भी, और न्याय मीमांसा में, ये सभी में आपका कह सकते हैं ये शब्द देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु निम्नलिखित अधिनियम कब लागू किया गया? घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो अधिनियम आपका बना था वो कब लागू किया गया था? तो अधिनियम कब लागू किया गया था? 59 का जवाब यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं, और सही जवाब है 59 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 2006 में। ठीक है, याद रखिएगा 2006 में ये आपका हुआ था। ठीक है, लेकिन कह सकते हैं कि जो अधिनियम बन गया था, ठीक है, बन गया था 2005 में, लेकिन लागू हुआ था ये 26 अक्टूबर 2006 में ये अधिनियम आपका लागू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है कि भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। चलिए साथियों जवाब दीजिए साथ में, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। इतने लोग होने के बाद यहाँ पर लाइक बहुत कम है, लाइक कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 60 का जवाब यहाँ पर आ गया है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कुशीनगर में। ठीक है, कहाँ पर आपके? तो आपका कुशीनगर में, तो 60 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और ये जो कारनामा अर्थात कह सकते हैं 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, ये आपके उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, जो कि विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके पर निर्माण स्थल कह सकते हैं कुशीनगर में स्थापित करने के लिए आपका किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोकुल पुरस्कार संबंधित है, गोकुल पुरस्कार। चलिए साथियों जवाब दीजिए, गोकुल पुरस्कार बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है, और बिल्कुल जवाब यहाँ पर आ रहा है। तो गोकुल पुरस्कार जो संबंधित है वो आपके दुग्ध उत्पादन में है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये प्रत्येक जिले में पुरस्कार दिया जाता है, और इस पुरस्कार में आपके 22,000 तथा गाय और बछड़े की शील्ड प्रत्येक जिले में आपकी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 62 का जवाब, और यहाँ पर जवाब आ रहे हैं 65 का। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता जो हुआ था ये आपका हुआ था कब? ऑप्शन आपका सही जवाब यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, जिसका जवाब ये है बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1966 ईस्वी को हुआ था, 10 जनवरी 1966 को भारत पाक जो युद्ध के बाद कह सकते हैं ये आपकी हुआ था ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, तो जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? चलिए साथियों जवाब दीजिए, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका सी नंबर 1024 किलो बाइट होती है। ठीक है, 1024 किलो बाइट होती है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? चलिए साथियों यहाँ पर 65 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब है सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल यहाँ पर प्रथम गृह मंत्री थे। वहीं पर बाबू जगजीवन राम कौन थे? तो ये प्रथम श्रम मंत्री थे। मोरारजी देसाई की बात करें तो ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो कि 6 नंबर के बने थे। गोविंद बल्लभ पंत की तो आप जानते हैं कि यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री बने थे। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ये तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है, और रामायण आपने देखा ही है। ठीक है, तो अब तो बता ही सकते हैं रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। तो यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा भरत। ठीक है, भरत की पत्नी थी जो कि मांडवी थी। अच्छा, यहाँ पर लक्ष्मण की पत्नी का नाम बताइए भाई, लक्ष्मण की पत्नी का। तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था भाई? तो याद रखिए लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। ठीक है, क्या नाम था? उर्मिला था। ठीक है, और मेघनाथ की पत्नी की अगर बात करें तो मेघनाथ की पत्नी का नाम सुलोचना। ठीक है, और सुग्रीव की पत्नी की अगर बात करें तो सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या था? रूमा नाम था, रूमा। ठीक है, चारों यहाँ पर याद रख लिए, चारों ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लिखा गया था, भारत का संविधान लिखा गया था, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपको जवाब देना है। तो आपको पता है कि कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है,
और प्रारूप पर कुल 114 दिन की बहस हुई थी। तो यहाँ पर आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। तो ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज एग्जाम में, तब आपको सब प्रश्न आपको देखने को मिले था। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 11। ठीक है, और जो आपकी मूल कर्तव्य है पहले संविधान में नहीं थे, ये आपके 42वें संविधान के तहत आपके जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। ठीक है, तब इसे भाग 4 के का में इसे कह सकते हैं अनुच्छेद जो 51 का है इसके तहत आपका जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। चलिए साथियों, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो 69 का जवाब यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर जवाब ऑप्शन राइट आपका सही हो जाएगा आपका बी नंबर 1972 में। ठीक है, 1972 में 1 जुलाई वैसे मतलब कि ऑप्शन आपका यहाँ पर 69 का बी हो जाएगा। 1972 कब हुआ था, तो 21 जनवरी 1972 को हुआ था। ठीक है, 21 जनवरी 1972 को। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है। यहाँ पर देखो स्टेट से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और गढ़ मेला जो कि बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, ऑप्शन सी हो जाएगा गढ़मुक्तेश्वर में। ठीक है, कहाँ पर, गढ़मुक्तेश्वर, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, गढ़मुक्ते जो कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान रखता है, और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, प्रथम स्थान आपका है। ठीक है, प्रथम स्थान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। चलिए साथियों, विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा है और सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। 72 को आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जल में एक घुलनशील विटामिन भी होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों, विटामिन सी की कमी से एस्कर्वी रोग हो जाता है और नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर आदि, अंकुरित अनाज, मिर्च आदि में पाया जाता है सी। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। लोकसभा की सदस्यता की बात की है साथियों, सभी का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, यहाँ पर आ भी रहा है आपका बी नंबर हो जाएगा 25 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब है 25 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पर एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल के तहत बताया जाता है कौन सा 84। ठीक है, अनुच्छेद 84 के तहत लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी, 25 वर्ष से आपकी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वहीं पर अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, तो उसके लिए बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। ठीक है, चलिए साथियों, यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कैलाश से चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। 74 नंबर, चंद्रशेखर आजाद जो कि 27 फरवरी 1931 को, ठीक है, 27 फरवरी 1931 को हुए थे और ये प्रयागराज, ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, इलाहाबाद या प्रयागराज। ठीक है, और यहाँ पर अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। ठीक है, और वर्तमान में जो अल्फ्रेड पार्क का नाम है वो आजाद पार्क हो चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, आजाद पार्क। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जो संबोधित किया था वो आपकी किसने, सबका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। और जितने लोग अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो लाइक करिए, वीडियो लाइक करिए तो हम आगे बढ़ें। चलिए पहले सभी लोग वीडियो एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। हमारी मेहनत अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, तो आप लोग लाइक कर दिया करिए, बिना बताए लाइक कर दिया करिए। सबसे पहले लाइक कर दिया करिए ताकि हमको लगे कि नहीं इतने लोग जुड़े हैं और इतने लोग लाइक करते हैं। ठीक है, हमें भी मोटिवेट रहते हैं। तो बिल्कुल सही। चलो यहाँ पर जवाब दीजिए। 75 का जवाब आपका सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, जो कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात कब की है, तो 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो में से एक कह सकते हैं वहां पर कहा था गांधी जी को कि देश का पिता अर्थात राष्ट्रपिता, ठीक है, उनसे आशीर्वाद भी मांगा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसका जवाब दीजिए। 76 का जवाब यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर आपका हो जाएगा, हृदय की कमजोरी। ठीक है, हृदय की कमजोरी अर्थात इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इस शब्द का प्रयोग करते हैं, हृदय की गति की जांच के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है। दूषित जल के सेवन से होने वाला यहाँ पर देख सकते हैं, और ये रोग आपका जो है वो आपका कौन सा है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा यहाँ पर हैजा। ठीक है, हैजा रोग जो आपका है ये आपके दूषित जल से आपका फैलता है। ठीक है, और ये जीवाणु एक होता है विब्रियो कैलोरी। ठीक है, विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु होता है, इसके कारण आपका फैल जाता है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 78 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 11 जुलाई। ठीक है, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, और 15 अगस्त तो पता है आपको कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 31 अक्टूबर की बात करें तो 31 अक्टूबर को मनाते क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, और ये जयंती मनाई जाती है राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, 22 मार्च को, तो 22 मार्च को आपका होता है विश्व जल दिवस। ठीक है, चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है। उस्ताद जाकिर हुसैन का जो संबंध है वो संगीत के किस वाद्य से है, और जवाब यहाँ पर आपका सही है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, तबला। ठीक है, तबला है उस्ताद जाकिर हुसैन। और सितार की बात करें तो सितार से आपके पंडित रविशंकर
ठीक है। सरोद से संबंधित है, सरोद से आपको अमजद अली खां, और बांसुरी में आपके कौन है तो हरिप्रसाद चौरसिया। ये क्वेश्चन आपको और यही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका मधुशाला किसकी कृति है। हमने बताया था कि जो हम आपको प्रैक्टिस सेट हिंदी की देते हैं वो आप कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आप हिंदी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मत सोचिए कि नहीं उसमें आपका लेखपाल लिखा है या बीएड लिखा है या कुछ भी लिखा है, हिंदी लगभग एक समान होती है और कहीं भी आपको हिंदी अगर पढ़ाई जा रहा है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 80 का जवाब आपका क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। मधुशाला की जो आपके हैं वो आपकी कृति किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है। अस्वान डैम द्वारा बनाई गई आपकी झील कौन सी है। चलिए सही जवाब है कि यहाँ पर अफ्रीका में अस्वान डैम, चलो हम बता दे रहे हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा नैसार झील, ठीक है। नैसार झील है, ये झील आपकी है, ठीक है। तो 81 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अस्वान बांध बना किस नदी पर है, तो अस्वान डैम जो बना हुआ है वो आपकी नील नदी पर बना गया है, ठीक है, नील नदी पर, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। चलिए साथियों इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, 82 का जवाब देना है। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था किसने, सही जवाब आ रहे हैं, जवाब हो जाएगा सी आपका यहाँ पर भगत सिंह, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह, ठीक है। अच्छा यहाँ पर चारों से अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि दिल्ली चलो जय हिंद, है ना, दिल्ली चलो, और जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा दिया था, क्या, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ इनकी भी बात कर लेते हैं, इन्होंने क्या दिया था, तो इन्होंने कहा था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे, ये चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, ठीक है। तो चारों आपके यहाँ पर हो गया, और इंकलाब की बात किया था जो कि आपके भगत सिंह के द्वारा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया, कब शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया गया था, है ना। और इसे शुरुआत जो किया गया था वो 9 अगस्त 1942 से स्टार्ट कर दिया गया था, और यहीं पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, आपका 1942। देखो जो गांधी जी थे वो कभी भी अहिंसा नहीं करते थे, है ना, मतलब हिंसा नहीं करते थे, हमेशा सोचते थे कि आराम से कोई काम किया जा सकता है बिना लड़ाई झगड़े से, सबके आगे हाथ जोड़ के विनती करते थे। लेकिन पहले ऐसी बार हुआ था जब इन्होंने हिंसा का मार्ग अपना लिया था और कहा था करो या मरो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है। मोहिनीअट्टम जो आपका है कहाँ से है साथियों, इसका जवाब दीजिएगा। आपकी संस्कृत से संबंधित आपका क्वेश्चन है, संस्कृति। यहाँ पर जवाब आपका जो मोहिनीअट्टम है, अट्टम शब्द आपको मिलता है केरल में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका कौन, बी नंबर आपका हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ठीक है। और ओडिसी में आपका कह सकते हैं, ओडिशा में जो आपका होता है वो आपका ओडिसी होता है। कर्नाटक में एक आपका नृत्य जो कि बहुत पूछा जाता है यक्षगान, ठीक है। और तमिलनाडु में जो एक नृत्य है वो भारतनाट्यम, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली जो प्रसिद्ध महिला थी स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली जो प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी वो कौन थी। तो जवाब यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, बेगम हजरत महल, ठीक है। बेगम हजरत महल ये लखनऊ का नेतृत्व किया था, डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मशरूम किसके उदाहरण है। मशरूम जो उदाहरण है वो किसके उदाहरण है। तो साथियों जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, फंजई या कवक, ठीक है। फंगई या कवक बोलते हैं इसे, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और मशरूम जो आपका है तो इसे खाने में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह एक कोष की जंतु के रूप में आपका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे। तो प्रथम 2 राज्य, अगर प्रथम की बात करें तो राजस्थान है, अगर 2 की बात करें तो राजस्थान के साथ साथ आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सही जवाब का सी हो जाएगा। यहाँ पर राजस्थान के साथ साथ आंध्र प्रदेश में आपका किया गया था, ठीक है। चलिए और कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है। यहाँ पर पृथ्वी में जो पता है कि आपको 2.4% आपका है, कितना है 2.4%, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल का पानी है, नारियल का जो पानी होता है वो किस प्रकार का होता है। तो नारियल का पानी होता है विकृत तरल एंडोस्पर्म, ठीक है। बी नंबर आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, किसके द्वारा मनाया गया था, किसके द्वारा मनाया गया था। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर आपका, मुस्लिम लीग के द्वारा, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा यहाँ पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपको मनाया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चौरी चौरा कांड कब हुई थी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 91 का जवाब। चौरी चौरा जो घटना घटी थी वो 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। और गोरखपुर के जो चौरी चौरा नामक स्थान पर आपका हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर अर्थात कन्याकुमारी स्थित है। देखो हम चाहे हिस्ट्री का पर्सनल वीडियो लेके आए, ज्योग्राफी का लेके आए या पॉलिटी के, आप देख सकते हैं कि मिक्स टेस्ट जो आपके होते हैं प्रैक्टिस टेस्ट, वहाँ पर ऐसे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलते हैं। एक टेस्ट में अगर एक भी प्रश्न आपको मिल गया तो ये समझो आपको कामयाबी मिल चुकी है ना। तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी जो स्थित है कहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा,
तो जवाब हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में हो जाएगा। समझ में आ गया ना। बढ़े आगे की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, युवा कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, कहां पर हुई थी? चलिए साथियों, 93 का जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ये रंगून हो जाएगा। ठीक है, रंगून में हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर 1862 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930-31 में चला था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आपका ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो नमक कर के विरुद्ध था। ठीक है, नमक कर के विरुद्ध था। और दांडी मार्च जो स्टार्ट किया था वो 12 मार्च 1930 से और 6 अप्रैल 1930 के बीच हुआ था। ठीक है, गुजरात के दांडी स्थान से। अगला क्वेश्चन है कि भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई? भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई? यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा 95 में। तो याद रखिएगा कि पहले चेरापूंजी हुआ करती थी। ठीक है, मेघालय में, लेकिन अब थोड़ी सी जगह आपका परिवर्तन है जो कि आपके मासिन राम मेघालय है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मासिन राम मेघालय। चलिए अगला है, ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है। ऑपरेशन ग्रीन जो संबंधित है किससे संबंधित है? ऑपरेशन ग्रीन जो आपका संबंधित है ये आपके है आलू टमाटर प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर राज्य विधानमंडल द्वारा बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान है? तो यहाँ पर देख सकते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा बजट प्रस्तुत करने का जो प्रावधान है ये आपके किस आर्टिकल में है? 97 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, अनुच्छेद आपका